सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, यातायात तथा संचार के साधन। अब तक हमने 12 पाठ पढ़ लिए हैं जो कि एक पाठ के सारांश रूप में है, जो कि आपके एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पाठों को नहीं पढ़ा जा सकता। कई बार तो हम इस सारांश रूप में पाठ को पढ़कर हम पाठ में जो चीज़ें दी गई है, जो बातें बताई गई है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और आराम से हम क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। हालांकि सारांश रूप में जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है आपको, वो सारा उस पाठ का निचोड़ है, ठीक है। कोई भी ऐसा मोस्ट फैक्ट उसमें छूटा हुआ नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखकर भी अपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो। तो यातायात तथा संचार के साधन। तो यातायात संचार के साधन क्या होते हैं? जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो वही हमारे लिए क्या है? संचार यातायात के साधन हो गए। हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं के पहुंचाने के संसाधन है, वो हमारे संचार के साधन होते हैं। तो पुराने ज़माने में हम बात करें तो यातायात के साधन क्या होते थे? या तो लोग पैदल यात्रा करते थे, या फिर वो घोड़े है ना, ऊँट है ना, इनके जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो पढ़ते हैं इस लेसन के अंतर्गत परिवहन एवं संचार देश की जीवन रेखा। तो परिवहन और संचार को क्या कहा गया है? देश की जीवन रेखा। परिवहन एवं संचार के साधन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं के स्थानांतरित लोगों के भ्रमण, शिक्षा, आकस्मिक कार्यों के लिए परिवहन के माध्यम है। तो जो भी व्यापार है, वाणिज्य है, वस्तुओं के जो स्थानांतरण, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, लोग भ्रमण यानी घूमने फिरने जाते हैं, शिक्षा के वजह से बाहर जाना होता है, तो इसके लिए सभी के लिए क्या जरूरी है? परिवहन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संचार हमें संचार की घटनाओं और प्रवृत्तियों के बारे में सूचित करता है। देखो, संचार हमें क्या करता है? संसार की जो भी यहाँ संसार है, ठीक है, तो संसार की जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में हमें वो सूचित करता है। यह लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। यातायात के साधन। देखो, यातायात के साधन कौन कौन से हैं? तो लोगों के वृद्धि और विकास के लिए देश निम्नलिखित परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। तो लोगों में जनसंख्या वृद्धि हुई है और देश का विकास जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, वो हम देखेंगे। तो देखी जाए तो संचार के साधन कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो परिवहन के साधन हैं वो कौन कौन से उसके माध्यम हैं। तो हम स्थल पर देखें कि स्थल का जो माध्यम है उसमें भी परिवहन के साधन। तो स्थल के माध्यम में हम देखें तो सड़क है, रेलवे है, जो सड़क स्थल के माध्यम में हो गई, यानी कि जो जमीनी स्तर पर है। फिर हम अगर जल के स्तर पर देखें तो जल के स्तर पर क्या हुआ? समुद्र है और अंतर्देश। तो समुद्र के अंदर क्या हुआ? तो ये समुद्र भी क्या हो गया? समुद्र के माध्यम से भी हम यातायात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने का साधन हुआ। फिर है तो समुद्र में भी क्या होता है? देखो, स्थल के माध्यम से तो हम अपने देश के अंदर ही यातायात कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे राजमार्ग भी बने हुए जो हमें एक देश से दूसरे देश तक जोड़ते हैं, लेकिन अधिकतर जो समुद्री जलमार्ग हैं वो हमारे देश के अंदर भी है, साथ में अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय एक देश से दूसरे देश के भी वो आपस में जो है उनको जोड़ता है। फिर है वायु। तो वायु, घरेलू वायुयान भी होते हैं जो हमारे देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य को लेके जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय में वो हो गए जो हमें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच भी वो यातायात का साधन हमें संपर्क करवाता है। तो ये हो गए परिवहन के साधन। तो पूछा जाए परिवहन के साधन उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे स्थल है, जल है और वायु है, ठीक है। इस आधार पर आपको बताना है। अब हम देखें स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेलवे मार्ग। तो सड़क मार्ग सड़क लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास को निश्चित करती है। जैसे सड़कें रिक्शा, कार, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल आदि के माध्यम से घर घर जाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं। सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम है। कम दूरी पर माल की ढुलाई के लिए सस्ता और सुविधाजनक होता है। तो कम दूरी पर जब माल हम पहुंचाते हैं तो उसके लिए सड़क का जो रास्ता है, सड़क जो परिवहन का साधन है, वो बहुत ही सुविधाजनक होता है और सस्ता भी होता है। सड़कों के माध्यम से ही रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और समुद्री पथों तक पहुंचते हैं। तो जो भी स्थान है उसको किसके माध्यम से जोड़ा गया है? सड़कों के माध्यम से। सड़कें गाँवों को शहरों से जोड़ने का प्रमुख साधन है। इस तरह से सड़क मार्ग है वो हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है सड़कों का वर्गीकरण, कि सड़कों को किन किन भागों में बांटा गया है। सड़कों का निम्न आधार
पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला है निर्माण के लिए प्रयोग सामग्री के आधार पर। तो किस आधार पर निर्माण के लिए जो उसमें सड़कों का जब निर्माण किया गया तो उस निर्माण के अंतर्गत प्रयोग सामग्री कौन कौन सी ली गई है, तो इसमें कच्ची और पक्की सड़कों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पक्की सड़कें आमतौर पर ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, रेत और तारकोल के द्वारा बनाई गई सड़क। अगला है निर्माण कार्य और रखरखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पर। तो जो निर्माण कार्य करवाता है, रखरखाव करवाता है, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसके आधार पर तो ग्रामीण सड़कों का विकास केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया जाता है। देखो तो ग्रामीण सड़कें हैं उसका जो विकास किया गया है ताकि वो शहरों तक जुड़ सके, तो किस योजना के तहत किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया गया है। ये गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ती है। कुल सड़कों की लंबाई 80% ग्रामीण सड़कें हैं, तो इसमें 80% क्या है, ग्रामीण सड़कें हैं। जिला परिषद सड़कों को जिले के अन्य शहरों और कस्बों के साथ जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। इनकी लंबाई कुल 14% है। राज्य लोक निर्माण विभाग सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव करता है। ये राज्य राजमार्गों, जिला मुख्यालयों के साथ राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि राज्य लोक निर्माण विभाग में जो सड़कें होती है उसका महत्व क्या है, तो ये क्या करती है, ये राज्य मार्गों, जिला मुख्यालयों के साथ राज्यों की राजधानियों को भी जोड़ता है। इनकी देश में कुल सड़कों की लंबाई 1% है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे होते हैं NH, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH बोलते हैं, हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, का निर्माण और रखरखाव करता है। कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH है, नेशनल हाईवे, उनका रखरखाव करता है। ये भारत के विभिन्न भागों को मुख्य शहरी राज्यों और राजधानियों से जोड़ता है। तो भारत के जो विभिन्न भाग है, विभिन्न राज्य है, विभिन्न शहर है, उनको आपस में ये जोड़ता है। इसका कुल प्रतिशत 2% है, लेकिन सड़क यातायात का 40% आवागमन इनसे ही होता है। सड़क ने एक विकास परियोजना शुरू की जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत को जोड़ता है। इसमें समय और ईंधन की बचत होगी और यातायात को तेज प्रवाह में मदद मिलेगी। देखो अब जो सड़क मार्ग है उसने जो एक परियोजना शुरू की, ठीक है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं, है ना। उसके अंतर्गत ये जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के राज्यों को जोड़ता है, जिससे ईंधन की बचत होगी और यातायात में भी तेज प्रवाह में मदद मिलेगी। वो कौन सा है, पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अगला है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला है पूर्व पश्चिम गलियारा जो पश्चिम में पोरबंदर से पूर्व में सिलचर से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको नक्शे में देखें तो इस तरह से होगा। देखो ये भारत का जो नक्शा है उसमें आप देखोगे कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत की है उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि ये चारों तरफ देखो, ये 4 राज्यों को जोड़ती है। 4 मुख्य राज्य है, प्रमुख राज्य उनको जोड़ती है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो ये क्या हो गया, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिससे क्या होगा, ये सड़क है, इस तरह से सड़क बनाई गई है जिससे क्या होगा, 4 मुख्य शहर है जो हमारा भारत के आपस में जुड़ेंगे और यातायात के साधन में भी जो है दूरी भी कम, समय भी कम लगेगा और अच्छे से सुविधा से परिवहन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। तो अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे देखे जाए तो इस तरह से है ये, जो कि उत्तर के अंतर्गत जो उत्तर में है वो उरी गांव से शुरुआत होता है श्रीनगर से। तो श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, इस गलियारे का विस्तार किया गया है, जिसको उत्तर से दक्षिण गलियारा कहा जाता है। अगला है पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम ये सिलबरर है, ठीक है, यहाँ से लेकर पोरबंदर तक इस गलियारे का निर्माण किया गया है। तो ये हो गए इसके गलियारे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके गलियारे बनाए गए हैं और ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए मैंने आपको नक्शे में बता दिया है। अगला है रेलवे मार्ग। रेलवे माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन की सुविधा दोनों ही प्रदान करता है। देखो रेल मार्ग या सड़क मार्ग जो है उससे बड़ा सस्ता होता है। आप लंबी दूरी के लिए जाते हो तो जहाँ पर रेलवे मार्ग होता है वो बड़ा ही क्या होता है, रेलवे के किराया भी कम लगता है और सस्ता साधन है, ठीक है। तो ये जो माल ढुलाई यानी कि रेलवे द्वारा आप ट्रेन द्वारा जो मालगाड़ी है उससे माल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो रेल माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन की सुविधा देना दोनों ही प्रदान करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। रेल का महत्व, देखो रेल का महत्व क्या है कि यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। बस से भी सस्ता क्या पड़ता है, ट्रेन पड़ता है, ठीक है, रेल पड़ती है, जिसके द्वारा हजारों लोग शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थल देखने आदि के लिए उपयोग करते हैं।
इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे कि साधारण शयनयान एसी जो कि सभी आय वर्ग के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जैसे लोकल डब्बे भी होते हैं, है ना, एसी वाले भी होते हैं, स्लीपर भी होते हैं, ठीक है। तो जिसकी जैसी गुंजाइश है उस हिसाब से वो जो है उसका टिकट बुक करवाते हैं। ये देश के कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल से उद्योगों तक और उद्योगों से खपत के क्षेत्रों तक भारी वस्तुओं की सबसे बड़ी मात्रा में परिवहन करता है। रेलवे के विकास के लिए जिम्मेदार कारक, देखो रेलवे के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है वो हम देखेंगे। तो रेल तो एक तो देखा जाए कि रेलवे की जो विशेषता क्या है, तो एक तो बहुत ही सुविधा का साधन है, सस्ता परिवहन का साधन है, हज़ारों लोग इसमें अच्छे से यात्रा करते हैं, है ना। सुविधा सभी लोगों की सुविधा के हिसाब से इसमें जो है हर आय वर्ग के लोग इसमें अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो कोयला है, खाद्यान्न है, सीमेंट है, उर्वरक, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, इसको बड़ी भारी मात्रा में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इसमें सुविधा रहती है और ये परिवहन का एक सस्ता साधन भी है। रेलवे के विकास के लिए जिम्मेदार कारक, रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल और महंगा है, क्योंकि रेलवे की लाइन बिछानी पड़ती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मुश्किल होती है। तो रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल और महंगा, इसलिए इन क्षेत्रों में इनका विकास मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है। इसी तरह रेगिस्तानी, दलदली क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी इसका विकास कम ही होता है। मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल में रेलवे का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है और इन इलाकों में कृषि उपज भी अधिक होता है, जिस वजह से इस देश के अन्य क्षेत्रों में पहुंचने में आसानी रहती है। जहां खनन और उद्योग का विकास अधिक होता है वहां परिवहन के साधन के रूप में रेलवे का विकास भी अधिक होता है। देखो जहां पर खनन मतलब कि जैसे कोयले की खदान है, खनन यानी कि खानों से खोद के कुछ धातु है, कुछ पदार्थ है, कुछ ना वो निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कोयले है, ठीक है, कोयला है, तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, लोहा वगैरह है, वो खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सस्ता साधन चाहिए। और सस्ता साधन क्या होगा, और भारी मात्रा में वो लेकर भी जाए तो वो रेलवे ही होगा। तो ट्रेन द्वारा भारी मात्रा में वो जो संसाधन है, वो साधन है, वो खनन द्वारा जो खनिज पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। और साथ में उद्योगों के विकास में भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ उद्योग धंधे वहीं विकसित हो गए जहाँ पर वो कच्चा माल उपलब्ध होगा। तो कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े बड़े शहरों तक पहुँचाने के लिए रेलवे ज़रूरी है। जो क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं वहाँ अधिक आना जाना होगा और वह निश्चित रूप से रेलवे से जुड़ा है। शहरी क्षेत्रों या बड़े शहरों में व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग में रोजगार के अधिक अवसरों की वजह से लोगों को आने जाने के लिए रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक बढ़ता है। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की गई तकनीकी उन्नति। तो भारतीय रेलवे ने क्या क्या तकनीकी उन्नति प्रदान की है वो हम देखेंगे। भारत में उत्तर से दक्षिण तक सीधे रेल सेवा उपलब्ध है। ये 71 घंटे में 3751 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। इसमें मुख्य रूप से प्रथम वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित और तृतीय वातानुकूलित कुशियान, द्वितीय श्रेणी शयनागार और सामान्य वर्ग में यात्री करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि एसी वाली कोच भी उसमें होती है, स्लीपर वाली भी होती है और साथ में जो लोकल डिब्बे होते हैं वो भी ट्रेन में होते हैं, जो विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। डीजल और विद्युत लोकोमोटिव बड़ी लाइन पर उपयोग करके प्रदूषण मुक्त यात्रा प्रदान की जाती है। तो देखो आजकल ट्रेनें विद्युत से चलने लगी, बिजली से ट्रेन चलती है, ठीक है, और डीजल से चलती है, जिसकी वजह से जो लंबी यात्रा तय करती है, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। पहले के ज़माने में भाप के इंजन से, कोयले से ट्रेनें चलती थी, तो कोयले से ट्रेन चली गई, धुआं निकलता था, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी करती थी। घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अब हम आज घर बैठे ही अपने मोबाइल के जरिए या फिर अपने कंप्यूटर के जरिए ई मित्र की दुकान पर जाके हम ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते हैं। अगला है जल परिवहन, यानी कि समुद्री रास्ता, ठीक है। तो जल परिवहन द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, यातायात किया जाता है। ये जो जल परिवहन ज़्यादा कहाँ उपयोगी है, एक देश से दूसरे देश में के लिए परिवहन के साधन के रूप में प्रमुख भूमिका निभाता है। जल परिवहन पुराने समय में अब तक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रहा है, क्योंकि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में ये सबसे सस्ता है। ये तो देखो ट्रेन से भी सस्ता है, ठीक है। तो परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में ये बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें कोई भी निर्माण या रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय नहीं होता। ये मध्यम, बड़ी और भारी माल परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। तो मध्यम, बड़ी, बहुत ज़्यादा भारी माल होते हैं वो बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। परिवहन के साधनों में ईंधन की बचत और पर्यावरणीय मित्र के रूप में अच्छा साधन है। तो देखो परिवहन के रूप में देखा जाए तो ईंधन की बचत होती है, इतना ज़्यादा ईंधन नहीं लगता, साथ में पर्यावरण मित्र भी, यानी इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। अगला जल मार्ग का वर्गीकरण। जल मार्गों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा गया है, अंतर्देशीय जल मार्ग और महासागर मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग में क्या आता है कि भारत अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई
14,500 किलोमीटर है, जिसमें नहरें, नदियाँ, बैंक वाटर्स और संकीर्ण खाड़ियाँ आदि शामिल है। तो जो अंतर्देशीय देश के अंदर जो एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत ही जो जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर के आसपास आता है, जिसमें नहरें, नदियाँ, बैंक वाटर्स और संकीर्ण जो खाड़ियाँ हैं उसको आपस में जोड़ती है, जिसमें नावें है, जहाज है, कई तरह के जो है जल परिवहन, जल में चलने वाले साधन, ये परिवहन के साधन उसमें चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था, जो इसके विकास और प्रबंधन का कार्य करता है। निम्नलिखित 3 जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी इलाहाबाद से पश्चिमी बंगाल में हल्दिया तक जाता है। देखो, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लेकर ये पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक क्या है, ये जलमार्ग जाता है। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, ब्रह्मपुत्री नदी में असम में सादिया से धुबरी तक ये जाता है। तो इस तरह से जलमार्ग नंबर ये 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक की जाता है, जो कि 205 किलोमीटर है। अगला है महासागरीय मार्ग। महासागरीय मार्ग समुद्री जलमार्ग होता है। भारतीय समुद्री जलमार्ग की 2 श्रेणियां है। पहला है तटीय नौवहन। तटीय नौवहन जो किनारे किनारे में जो तट है उसके आधार पर देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन। भारत में नौवहन की क्षमता का अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में है। म्यांमार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान से पूर्वी तट के बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिमी तट के बंदरगाहों से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के लिए निर्यात और आयात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो, ये समुद्री जलमार्ग जो है वो अंतर्देशीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके अंतर्गत जो यातायात किया जाता है। अगला है वायु मार्ग। तो अगर हम इसको नक्शे में देखें तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। देखो, अगर हम देखें कि तो ये प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह वही जैसे कि बस स्टैंड होता है, जब बस रुकती है, रेलवे स्टेशन ट्रेन रुकती है, तो वहाँ पर नावों के, जहाज़ों के रुकने का स्थान क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। तो ये जो बंदरगाह है हमारे देश में, अगर हम देखें तो हमारे देश में जैसे कि ये दे रखा है ना, प्रयाग है, सॉरी ये प्रदीप दे रखा है ना, प्रदीप है ना, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, ये यहाँ पर मैंगलोर है, कोच्चि है ना, कोरिन है ना, इसके अलावा ये मरमागांव है, जवाहरलाल नेहरू है जो मुंबई में पड़ता है, कोलकाता का हल्दिया है, बांग्लादेश के अंतर्गत भी ये आता है, ये बाहर है बांग्लादेश का देश, तो कांडला है, ठीक है। तो इस तरह के जलमार्ग जो बंदरगाह है वो बने हुए हैं जो हमारे देश को, जैसे कि इधर वाले जो बंदरगाह है, ये इस साइड वाले बंदरगाह है जो हमें पश्चिमी देशों से जोड़ते हैं, इस साइड वाले बंदरगाह हमें पूर्वी देशों से जोड़ते हैं। जैसे कि म्यांमार से हमें जोड़ता है, ठीक है, ब्रह्मा से हमें जोड़ता है, ये बांग्लादेश से हमें जोड़ता है, ब्रह्मा से हमें जोड़ता है। तो इस तरह से ये परिवहन के साधन बड़े ही सस्ते होते हैं और हमें एक देश से दूसरे देश से भी हमें जोड़ते हैं, ताकि हमें वहाँ से व्यापार करने में भी आसानी रहे, आने जाने में हमें सुविधा उपलब्ध रहे। अगला है वायु मार्ग। हमारे आधुनिक हवाई जहाज़ों को 1903 में राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया था। तो अगर पूछा जाए वायु मार्ग को, हवाई जहाज़ों को डिजाइन किसने किया, तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया। भारत में हवाई परिवहन 1911 में शुरू हुआ और आज ये सड़क और रेलवे परिवहन की तरह एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। वायु परिवहन का आधुनिक युग में महत्व है। हवाई परिवहन के द्वारा संसार एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है। जैसे हम गाँव में एक गांव से दूसरे गांव तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं, उसी तरह आज वायु परिवहन के कारण विश्व में एक देश से दूसरे देश या शहर तक शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। तो जैसे हम देखा कि जो हम गांव में एक गांव से दूसरे गांव में बहुत ही कम समय में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसी तरह से आज वायु परिवहन के कारण भी विश्व के एक देश से दूसरे देश में बहुत ही शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। ये सभी तरह के स्थानों जैसे दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों, दलदली भूमि या बाढ़ क्षेत्रों के रूप में किसी भी अवरोध से मुक्त है, क्योंकि देखो ये हवा में उड़ता है, ठीक है, वायुयान तो आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, दलदली भूमि या बाढ़ क्षेत्र है, वो इसको प्रभावित नहीं करते। ये राष्ट्रीय रक्षा में अपनी उपयोगिता के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देश में कभी कोई संकट हो जाता है, बाढ़ वगैरह आ गई है ना, या कुछ युद्ध वगैरह हुआ है, तो वायुयान द्वारा है ना वहाँ पर सुख सुविधाएं पहुँचाई जाती है, जैसे दवाइयाँ पहुँचाना है, वहाँ पर खाद्य जो भोजन वगैरह पहुँचाना है। ये विभिन्न महाद्वीपों को देशों से जोड़ता है। तो विभिन्न जो महाद्वीप हैं उनको एक देश उनके देशों को जोड़ता है। यह समय सीमा में महंगी दवाइयाँ, अत्याधुनिक मशीनों, फल, सब्जियाँ या उच्चतम के सामान के लिए परिवहन के लिए उपयुक्त है। यह प्राकृतिक तथा या किसी अन्य आपदा में शीघ्र राहत जरूरतों का सामान की आपूर्ति करने के लिए बहुत उपयोगी है। अगला संचार और इसका महत्व।
अब देखो, ये तो हमने अभी परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे संचार के साधन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं, समाचार को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के संचार के साधन कौन कौन से, जैसे कि डाक सेवा है, टेलीफोन है, ठीक है, इंटरनेट सेवा है, आजकल इंटरनेट भी है, इसका एक माध्यम हो गया है, जिसमें ईमेल वगैरह की जाती है, फैक्स वगैरह किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, तो संचार और इसका महत्व। संचार के साधन विचारों, सूचनाओं, संदेशों को ले जाने के लिए उपयुक्त साधन है। संचार के विभिन्न साधनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। संचार के निजी साधन, जैसे कि डाक सेवा और टेलीफोन या दूरभाष सेवा। डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना साधन है। पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो भारतीय डाक सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। अगला है टेलीफोन, दूरभाष, है ना। ये आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये शीघ्रता और सस्ती भी है। तो टेलीफोन का विकल्प आज क्या आ गया, आज हम मोबाइल फ़ोन रखते हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन रखते हैं। तो ये पहले टेलीफोन था, तो आज भी टेलीफोन के रूप में हम जो मोबाइल वगैरह रखते हैं वो भी एक टेलीफोन का, है ना, एक तरह से विकसित रूप है, ठीक है। अगला है जनसंचार के साधन। इस साधनों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है। इसमें मीडिया या जनसंचार कहते हैं। देखो, जनसंचार के साधन में क्या आएगी, जिसमें मीडिया आएगा, टेलीविज़न है, अखबार है, सिनेमा है, किताबें, पत्रिका है ना, पारंपरिक लोक रीति रिवाज है ना, संचार के उपकरण है आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा बहुत बड़ी जनता को, बड़े समूह को, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो संचार के साधन के अंतर्गत इन साधनों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है। इसे मीडिया या जनसंचार कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, अखबार, सिनेमा, किताबें, पत्रिकाएं, पारंपरिक लोक रीति और संचार उपग्रह आदि। इनको निम्न भागों में बांटा गया है। अगला आकाशवाणी, रेडियो। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता में मनोरंजन करने, शिक्षित बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। तो भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू कब हुआ और कहाँ से हुआ, 1927 में हुआ। कब से हुआ, मुंबई और कोलकाता में से हुआ। तो 1927 में हुआ और मुंबई और कोलकाता से शुरू क्यों किया गया, मनोरंजन के लिए, शिक्षित बनाने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगला है दूरदर्शन, टेलीविज़न। तो ये संचार के साधन के, ये जनसंचार के साधन के अंतर्गत आएंगे। भारत की राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारण सेवा जो कि नेशनल टीवी, दूरदर्शन 1959 में शुरू की गई, जो संचार के सबसे बड़े स्थल प्रमाण संगठनों में से एक है। आज टेलीविज़न राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दूरदर्शन और बड़ी संख्या में निजी चैनलों द्वारा शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। देखो, पहले नेशनल टीवी चलता था, अब आज हम टेलीविज़न में देखें तो कई तरह के चैनल भी जो है, प्राइवेट चैनल, निजी चैनल भी चलने लग गए हैं, जो कि लोगों को मनोरंजन करवाते हैं और उनको सूचनाएं प्रदान भी करते हैं। अगला है कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी। आज कंप्यूटर संचार और आर्थिक विकास का आधार बन गया है, क्योंकि ये प्रत्येक जगह और कार्यालयों में, दुकानों, अस्पतालों, रेलवे, हवाई अड्डों, बैंकों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है नवीन संचार तकनीकी। तो देखो, आजकल नवीन संचार तकनीकी भी विकसित हो गई है। उसके अंतर्गत क्या आएगा, हाल के वर्षों में नई तकनीकी के विकास से लोगों को बहुत बड़े अच्छे तरीके से सहायता मिली है। जैसे कि इंटरनेट, ये सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। ये दुनिया भर में सभी प्रकार की जानकारी को कंप्यूटर के एक बटन के दबाने पर उपलब्ध करवा देता है। तो इंटरनेट जो क्या है, इंटरनेट के जरिए तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, है ना। कंप्यूटर का एक बटन दबाओ और हमें सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इस तरह आजकल स्मार्टफोन आ गए, तो स्मार्टफोन में भी हमारा इंटरनेट चलता है, यूट्यूब चलता है, गूगल चलता है, तो उससे भी हम कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो दूर संचार, जिसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, इसके द्वारा दूर स्थानों पर बैठे बात कर सकते हैं और दूर संचार और कंप्यूटर की सहायता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपने कभी टीवी में देखा होगा, बहुत सारे नेता बैठे रहते हैं, ठीक है, और उनसे आपस में बातचीत चलती ही रहती है। और जैसे कि ना एंकर बैठा रहता है, जैसे सूचना है, कभी आपने देखा हो कि जैसे कि वो चलता रहता है। कई बार वोटिंग वाला टाइम होता है, तो जैसे जी वोट आते हैं, जो नेता जीत जाता है, तो 2-3 नेता वो जो है ना वीडियो में दिखते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर बैठा रहता है वो उनसे बातचीत करता रहता है। तो ये कौन सा तरीका है, ये वीडियो जो है कॉन्फ्रेंसिंग वाला ही है, ठीक है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसको कहते हैं। अगला ई कॉमर्स, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध सुविधाएं हैं। ई कॉमर्स के जरिए हम जैसे कि इंटरनेट के जरिए और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री करते हैं। हम कई ऐसे ऐप है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से हम वस्तुओं को ऑनलाइन खरीदते हैं, ठीक है। अगला इंटरनेट दूरभाष यानी टेलीफोनी, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एक टेलीफोन की तरह काम करने के लिए बनता है। ये सुविधा ने काल दरों में काफ़ी कमी लाई है।
तो देखो इसके द्वारा इंटरनेट दूरभाष कैसे होगा, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जैसे आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सअप डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, ईमो डाउनलोड कर रखा है ना, जूम डाउनलोड कर रखा है। ये क्या करते हैं, ये आपको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कनेक्ट करते हैं और उनसे बातचीत आपकी आराम से हो जाती है। ईमेल, ये इंटरनेट के माध्यम से पत्र या सूचनाओं को एक बटन द्वारा दबाने के साथ ही दुनिया के किसी को भी भेजने की विधि है। टेलीमेडिसिन, इस विधि में डॉक्टर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे रोगियों का निरीक्षण कर लेता है। इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी संचार की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन, तो इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी संचार की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इससे लोगों को बहुत करीब ला दिया है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। तो इस पार्ट का जो मोस्ट इस पार्ट में जो भी चीज़ें थी वो सारी इस वीडियो में आ गई है, इस सारांश रूप में आई है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जल्दी से जल्दी जो है इस जो सामाजिक विज्ञान की जो सारांश पुस्तिका है उसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।